नमस्कार एंड मोस्ट वेलकम। टी एच को कब कब थ और कब कब द और टी एच ई को कब कब द और कब कब दी। छोटा मगर इंटरेस्टिंग टॉपिक। बंधुओं, इंग्लिश में कुल 44 साउंड्स या ध्वनियाँ है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए 44 रिटन साइंस या अक्षर होने चाहिए थे, लेकिन ए टू जेड मात्र 26 अक्षरों लिखित चिन्हों के द्वारा हम इन सभी ध्वनियों को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें से कुछ अक्षर या रिटन साइंस एक से अधिक ध्वनियों के लिए आते हैं। लाइक एप्पल में ए फॉर ए यानी ए का उच्चारण ए, जबकि कार में ए का उच्चारण आ देखने को मिलता है। इसी तरह दो रिटन साइंस के द्वारा हम एक ध्वनि को भी प्रेजेंट करते हैं। लाइक तालव्य स्व या मूर्धन्य स्व के लिए हम एस और एच दोनों को ज्वाइंट रूप में लेते हैं। इसी तरह थ और द ध्वनि को प्रेजेंट करने के लिए हम टी एच को बुलाते हैं। टी एच दो ध्वनियों के लिए आते हैं, थ के लिए भी और द के लिए भी। थ का उच्चारण और द के उच्चारण में माउथ के शेप में ज़्यादा फर्क नहीं है। थ के उच्चारण में हमारा टंग, हमारा जीभ दोनों दांतों के फ्रंट टीथ के बीच में आता है और टिप ऑफ द टंग खास करके थोड़ा सा बाहर भी रहता है दांत से, और वहाँ पर हवा को रोक को झटके में हम ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। थिंक, थैंक, थाउट, थ्रू, थिन, ये सब हम देख सकते हैं। द ध्वनि के लिए माउथ के शेप में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीभ वैसे ही दोनों ऊपर और नीचे वाले दांत के बीच में होते हैं और हवा को वहां रोकते हैं। लेकिन द के उच्चारण में हम वोकल कॉर्ड जो कि कंठ के पास होता है वहीं से वहां थोड़ा वाइब्रेट करते हैं ध्वनि को, और बजिंग साउंड की तरह दिस, दैट, दीज एंड सो ऑन। तो इंपॉर्टेंट ये है कि टी एच को कब हम थ पढ़ें और कब हम द पढ़ें, तो एक समझ लेंगे तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाती है। चलिए हम टी एच को द कब पढ़ें इसको हम पहले चेक करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं MOTHER मदर, FATHER फादर। तो जब दो वॉवेल के बीच में TH आता है तो उस TH को प्रायः द ही पढ़ा जाता है। इसी तरह आप देख सकते हैं BATHE बेद। जब कभी भी TH के बाद आने वाला लेटर ई, पांचवा लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का, वो साइलेंट हो तो ऐसे में उस TH को भी प्रायः द ही पढ़ा जाता है। और इसके अलावा एक और प्रयोग हम देख सकते हैं द के लिए कि फंक्शन वर्ड से पहले भी जब फंक्शन वर्ड में जब टी एच हो तो उस टी एच को भी द ही पढ़ा जाता है। जैसे THIS, दिस, दैट, दीज। ये फंक्शन वर्ड मुख्य तौर पे कंटेंट वर्ड का अपोजिट होता है, क्योंकि थ का प्रयोग कंटेंट वर्ड के लिए होता है। कंटेंट वर्ड यानी मुख्य वर्ड, और फंक्शन वर्ड एक प्रकार से ग्रामेटिकल वर्ड, खास करके डिटरमाइनर्स या इस टाइप के, तो उसमें अगर टी एच आए तो उसको प्रायः द ही पढ़ा जाता है। जबकि कंटेंट वर्ड इंपोर्टेंट वर्ड के रूप में खास करके आता है तो वहां पर टी एच को थ पढ़ाया जाता है। हालांकि उच्चारण से संबंधित यह जो नियम है, यह नियम में बहुत कंफ्यूजन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे अपवाद या एक्सेप्शंस हैं इस रूल के। आपको एक चीज और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए समझ जाना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी लोग टी एच से ठ भी लिखते हैं, जबकि असल में टी एच ठ के उच्चारण में हमारा जो टंग है, जीभ है, वो दोनों दांतों के बीच में आता भी नहीं है, फिर भी हम हिंदुस्तानी ऐसा करते हैं। तो जबकि इंग्लिश में थ है, सिर्फ ठ है भी नहीं। इसी तरह इंग्लिश का चौथा जो अक्षर है डी, जिसको हम ड के लिए बनाए हुए हैं, असल में हम द के लिए भी उसको यूज कर देते हैं। जैसे दिनेश हम लिखते हैं इंडिया में तो DINESH लिखते हैं, यानी डी फॉर ड भी और डी फॉर द भी मानते हैं। जबकि अगर आप गूगल पे ही सर्च करें THINESH तो आप पाएंगे कि ये TH इस द के लिए लिया गया है, दिनेश, इसको भी दिनेश ही लिखेगा गूगल। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि डी का जो उच्चारण है वो ड के लिए है, और वो ड के उच्चारण में हमारा जीभ दोनों दांत के बीच में नहीं आता है, बल्कि ऊपर वाले दांत से पीछे वाले हिस्से यानी रूफ ऑफ द माउथ जिसको कह सकते हैं, पैलेट के आसपास टच करता है हमारा जीभ ड के उच्चारण। जैसे डॉग, डू, इसमें हम देख सकते हैं। तो ये मुख्य तौर पे ड साउंड के लिए है। ध्यान रखें, द साउंड में हम इंडिया में लोग यूज करते हैं, लेकिन ये मुख्य तौर पे ड साउंड के लिए डी बना हुआ है, द के लिए टी एच ही है इंग्लिश में खास करके। तो आइए टी एच ई पर गौर करते हैं। अब टी एच ई को द और दी दोनों पढ़ते हैं।
नो डाउट। लेकिन इसके 3 ही मुख्य रूल्स हैं, और वे पहला रूल कहता है कि बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड THE इज प्रोनाउंस्ड द। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अगर THE आए तो उस THE को द पढ़ाया जाता है, जैसे द बॉल, द डॉग, द ताजमहल एंड सो ऑन। इसी तरह दूसरा रूल कहता है बिफोर ए वॉवेल साउंड द इज प्रोनाउंस्ड THE इज प्रोनाउंस्ड दी, यानी कि वॉवेल साउंड से पहले आप जब कभी THE को पाएं तो उसको दी पढ़ें, दी एंड, दी एयर, और इस तरह से दी एप्पल हो सकता है। इसी तरह तीसरा रूल इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि बिफोर ईदर साउंड, किसी भी साउंड से पहले, चाहे वोवेल साउंड हो या कॉन्सोनेंट साउंड हो, टू पुट एम्फेसिस ऑन, शब्द पर अगर जोर डालना हो तो उस शब्द से पहले जो THE है उस THE को आप दी पढ़ें जोर डालने के लिए शब्द पे, दी बॉल। जबकि बॉल का पहला अक्षर बी है, लेकिन अगर मान चलिए कि वर्ल्ड कप का फाइनल मैच का किसी इंपॉर्टेंट खतरनाक खिलाड़ी की बॉल हवा में है और वहां पर कैच के लिए कोई खिलाड़ी उसके पीछे भाग रहा है, तो कमेंटेटर कह सकता है द बॉल के बदले द बॉल इज इन द एयर। नॉर्मली वो द ही कहेगा, लेकिन अगर जोर डालना हो बॉल पर, द बॉल इज इन द एयर के बदले द बॉल इज इन द एयर भी कह सकता है, और एयर के लिए द एयर होगा ही, द एंड इज नियर। और इसी तरह द ताजमहल इज ब्यूटीफुल भी हो सकता है और दी ताजमहल इज ब्यूटीफुल भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम ताजमहल शब्द को सेंटर ऑफ अटेंशन लेना चाहते हैं, जोर देना चाहते हैं ताजमहल शब्द पर, तो वहां पर द ताजमहल नहीं कह के दी ताजमहल कहा जाएगा, दी गंगेज कहा जाएगा अगर जोर देना चाहते हैं तो। और मुख्यतः 3 रूल इसके हुए, वॉवेल साउंड से पहले दी, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले द, और अगर शब्द पे जोर डालना हो तो दी, ये ध्यान में रखना है। चौथा रूल इसका यही है कि इन द बिगिनिंग, अगर आप अभी सीख ही रहे हैं, शुरुआती दिनों से गुजर रहे हैं, तो आप इस नियम की परवाह ना करें, जहां मन हो द, जहां मन हो दी, इन द बिगिनिंग आप यूज करें, क्योंकि जब आप फील करने लगेंगे तब आप इस फर्क को अपनी भाषा में डालने लगेंगे। होप यू हैव गॉट इट। हैव अ नाइस टाइम। चाओ।